हेलो दोस्तों, मैं अंकित। मैं स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल अजूदान पे। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 10th की सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम रासायनिक अपक्रिया है समीकरण। तो ये लेक्चर इस चैप्टर से रिलेटेड है। इस चैप्टर में इस लेक्चर में इस चैप्टर से जो है वो फास्ट ट्रैक रिवीजन होगा। जैसे कि फास्ट ट्रैक रिवीजन का मतलब ये है कि इसमें मैं आप सभी लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड करूँगा जो कि एक चैप्टर्स में पूरा है। इस चैप्टर में पूरे बुक से जो है पढ़ाया जाएगा, वो सिर्फ़ एक ही लेक्चर में, वो भी 20-25 मिनट के या 10 मिनट के वीडियो में हो जाएगा। 10-15 मिनट की वीडियो, 10, 15, 20, 25 मिनट का जो भी बने, उसमें ये कवर हो जाएगा, जिसमें सिर्फ़ डेफ़िनिशन होगा जो बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इम्पोर्टेंट है, और इस बार से कहीं से कुछ डेफ़िनिशन नहीं आएगा। चलिए शुरू करते हैं तो वीडियो को। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ठीक है, केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में कहा जाता है केमिकल इक्वेशन। ये क्या होता है? तो आइए जान लेते हैं ये क्या होता है, देखते हैं। पूरा देखिएगा वीडियो, बिना स्किप किए हुए। चलिए शुरू करते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अर्थात पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक गुण मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो इसमें ये है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ परस्पर, जिसमें दो पदार्थ मिल के एक उत्पाद बनाए, मतलब दो चीज़ों एक चीज़ बने। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, सोडियम धातु को वायु में जलाने पर सोडियम ऑक्साइड का सल्फेट चूर्ण प्राप्त होता है, जिसके भौतिक और रासायनिक गुण सोडियम धातु के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। तो देखिए क्या है, ये है एक रिएक्शन, ठीक है, जिसमें Na सोडियम, O2 ऑक्सीजन, और इससे बन गया दोनों से Na2O सोडियम हाइड्रो मतलब सोडियम ऑक्साइड। तो इसमें ये होता है, और इक्वेशन आपको वो करना आना चाहिए, जैसे कि इक्वेशन को संतुलित करना आना चाहिए। जैसे कि ऐसे लिख दिए, ये देखिए, एन रुकिए एक मिनट, Na प्लस O2 से अभिक्रिया करके Na2O बना लिए। तो इसमें देखिए सोडियम के पास 2 है, तो अगर यहाँ 2 लगाएँ, ऑक्सीजन के पास 2 है, तो ऑक्सीजन के पास 1 भी नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन के पास देखिए, यहाँ ऑक्सीजन के पास 2 है, यहाँ ऑक्सीजन के पास 1 भी नहीं है। तो यहाँ 2 लगाने के लिए यहाँ 2 करना पड़ेगा। अब जब यहाँ करेंगे तो ये दोनों मिला के 4 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ अब 4 आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है ही नहीं, तो यहाँ 4 लगा देंगे तो संतुलित यानी 2 जब 4 हो गया, ये भी संतुलित हो गया, ये भी संतुलित हो गया, और यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ 2 लगाने से यहाँ भी 2 हो जाएगा। मतलब ये 2 ये वाला यहाँ चला जाएगा ना, ये इनटू में है ना, तो ये वाला यहाँ चलेगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे संतुलित हो जाएगा। और देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 लगा है, वही है, ठीक है। अभिकर्मक अभिकर्मक को रिएक्टेंट कहा जाता है। जो रिएक्टेंट होता है ना, उसे अभिकर्मक कहा जाता है, ठीक है। रिएक्टेंट को अभिकर्मक कहा जाता है, उत्पाद को प्रोडक्ट कहा जाता है। आइए आगे चलिए। उपरोक्त अभिक्रिया में सोडियम तथा ऑक्सीजन अभिकारक तथा सोडियम ऑक्साइड उत्पाद है। वही अभिकारक को रिएक्टेंट कहा जाता है, उत्पाद को प्रोडक्ट कहा जाता है। सॉरी। आइए और देखते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करते हैं? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को निम्नलिखित परीक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है या फिर पहचान किया जाता है। पहला, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा, गैस का निष्कासन। तीसरा ये पॉइंट वाइज ये इधर-उधर कर दिया, लेकिन समझ लीजिए मैं तीसरा, अवक्षेपण का निर्माण। चौथा, तरंग में परिवर्तन। और पाँचवाँ, ताप में परिवर्तन। ये 5 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से रासायनिक अभिक्रिया की पहचान की जाती है, ठीक है? तो रासायनिक समीकरण आइए जान लेते हैं। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो आइए देखिए, रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक या क्रियात्मक तथा उत्पन्न होने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्रतीकों द्वारा इसे जैसे अथवा प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन है तो ओ हो लिखाएगा, हाइड्रोजन है तो एच लिखाएगा, हीलियम है तो एच ई लिखाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें वही लिखा है कि अभिक्रिया का प्रतीकात्मक रूप निरूपण किया जाता है।
रासायनिक समीकरण में। तो उदाहरण जैसे देखिए, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से जल का निर्माण होता है, इसकी रासायनिक समीकरण निम्न है। ये रासायनिक समीकरण है। ठीक है, आइए देखिए, वो तो देख लिए। अब इसी समीकरण को शब्द अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से शब्द अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया के रूप में भी लिखते हैं। तो ऊपर क्या पढ़े थे हम लोग? ऊपर पढ़े थे, देखिए, ऊपर रासायनिक अभिक्रिया वो ये इक्वेशन वाली थी। तो इसमें जो है ना, ये जो हाइड्रोजन है इसको प्रतीक द्वारा, फार्मूले द्वारा दर्शा दिया गया। हाइड्रोजन फार्मूला H होता है, ठीक है, H2 लिख दिया गया है यहाँ इक्वेशन को वो संतुलित करने के लिए, ठीक है। तो ये, और ये अभी इक्वेशन संतुलित नहीं है, ये अगर आप संतुलित करना चलेंगे तो जैसे कि H2 प्लस O2 H2O हो गया। अब इसको इक्वेशन को संतुलित करेंगे ना, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 हो गया, ठीक है, ये संतुलित है। पर यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे। अब ये सही हो गया, ठीक है। अब ये सही हुआ इक्वेशन, ठीक है। तो ये था। आइए रासायनिक समीकरण लिखना देख लेते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिखना, तो ये क्या है? तो रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर या लेफ्ट हैंड साइड, जिसे बाईं ओर कहा जाता है, लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर राइट हैंड साइड लिखा जाता है। इसका सिर उत्पाद की ओर होता है तथा वह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। तो उदाहरण में देखिए, ये लंबा चौड़ा डिफिनीशन है, कुछ नहीं है। उदाहरण, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया से प्राप्त मैग्नीशियम ऑक्साइड की अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। तो किस प्रकार से होती है? ऐसे होती है, ठीक है। तो आइए इसका आगे देख लेते हैं क्या है। उपरोक्त अभिक्रिया में समीकरण के दोनों ओर मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या समान नहीं है, इसे असंतुलित समीकरण, कंकाहरी समीकरण कहते हैं। तो संतुलित नहीं है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। आगे ऐसा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व देखते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है। इसलिए हमें संतुलित समीकरण को, मतलब असंतुलित समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो इसलिए आवश्यक होता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो कैसे करें? तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में प्रयुक्त चरण निम्न है। क्या क्या चरण है वो देख लेते हैं, ठीक है। चरणों को आज देख लेते हैं। तो चरण कुछ ऐसा है। चरण पहला, सर्वप्रथम असंतुलित समीकरण को लिखकर सूत्र के चारों ओर कोष्ठक बना लीजिए। दूसरा, असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की सूची बना लीजिए। तीसरा, अब उस तत्व या यौगिक को संतुलित करना प्रारंभ कीजिए जिसमें अधिकतम संख्या में परमाणु उपस्थित हो। चरण इसके बाद समीकरण को पुनः देखकर अन्य तत्वों जो अब भी असंतुलित हैं उन्हें ज्ञात कीजिए। चरण पांचवा, एक बार पुनः देखें कि कोई और तत्व तो असंतुलित नहीं है, यदि है तो उसे संतुलित कीजिए। और छठवां, अंत में संतुलित समीकरण का परीक्षण करते हैं कि समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान है अथवा नहीं। ये चीजें आइए उदाहरण में देख लेते हैं। जैसे उदाहरण में सोडियम जल से अभिक्रिया करके, सोडियम जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, सब ठीक है। ये असंतुलित समीकरण है। तो इसे देखिए अब संतुलित करते हैं, जैसे कि लिख लेता हूं मैं Na प्लस H2O। तो ये रिएक्शन करके NaOH बनाता है प्लस H2 बनाता है, ठीक है। तो आइए इसमें क्या गड़बड़ी है, तो देखिए देखते हैं। सोडियम 1 है तो इसमें सोडियम 1 है, पर हाइड्रोजन 2 है, इसमें 1 है, और यहाँ 2 है, ठीक है।
यहाँ 2 है, यहाँ 2 है हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, और अब जब यहाँ 3 हो जाएगा ना, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 2 1 3, तो इधर 2 ही है, तो यहाँ 2 लगाएंगे। सोडियम सोडियम 2 हो जाएगा, तो यहाँ 2 लगाएंगे, 2 लगाते ही, ठीक है, एक मिनट, हाँ यहाँ 2 लगाएंगे, तो लगाने के बाद यहाँ सोडियम और सोडियम फिक्स हो गया, वाटर में 2 चला जाएगा, यहाँ 2 लगाएंगे, ठीक है, यहाँ 2 लगाएंगे, 2 2 4, हाइड्रोजन भी हो गया, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन की ये इंटू में 2 हो जाएगा, यहाँ 2 है ही, तो 2 2 4 हो जाएगा, और वाटर के पास भी 2 आ जाएगा, ये इंटू में है तो 2 हो जाएगा, तो ये भी इंटू में 2 हो जाएगा वाटर के पास, ये भी इक्वेशन वो हो चुकी है, मतलब कि ये सभी संतुलित हो चुकी हैं। देखिए सोडियम सोडियम, ठीक है, सोडियम सोडियम हो गया। अब वाटर का देख लेते हैं, वाटर का क्या है, तो वाटर का ये 4 हो जाएगा, ठीक है, वाटर 4 है, तो यहाँ 2 H2 2 प्लस यहाँ का 2, ठीक है, यहाँ का 2, तो 2 + 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है, ये दिखा नहीं होगा तब भी मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जल बचता है वाटर, वाटर का ये जो इंटू में है तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ का भी इंटू में है 2 हो जाएगा, तो ये भी संतुलित, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो इक्वेशन संतुलित हो जाएगी, ठीक है, ऐसा था। तो देखिए संतुलित समीकरण समझ गए होंगे। आपको देखना है कौन किस में ज़्यादा है, तो ये यहाँ है 2, देखिए इसमें भी 2 लगाया है, इसमें भी 2 हो गया, और फिर H2O को 4 हो गया, तो यहाँ का 2 और यहाँ का 2 4 हो जाएगा मिला के, ठीक है, और जल का ये 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये भी संतुलित हो गया, जल भी, तो ऐसा था। आइए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, तो रासायनिक समीकरण को अधिक ज्ञानवर्धन बनाना। तो कैसे रासायनिक समीकरण को अधिक ज्ञानवर्धन बनाना है, तो पहला देखिए, अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था को निम्नलिखित प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठोस को यस से, द्रव को यल से, जली विलयन के को एक्यू से, जिसे एक्वा सॉल्यूशन कहा जाता है। गैस के लिए जी से, अथवा ये गैस को ये तीर से दर्शाया जाता है क्योंकि ये उड़ जाती है ना, और क्षेप के लिए यस या पीपीटी या ये चिन्ह लगाते हैं जिससे कि ये नीचे की तरफ, ठीक है, आदि संकेतों का प्रयोग करते हैं, तो जिसमें सोडियम यस, वाटर यल, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन है तो यह AQ, और हाइड्रोजन गैस है तो जी से। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किसी उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है तो उसे इस तीर से चिन्ह के रूप में लिखे जाते हैं। तो जैसे कैसे कि ये देख लिए, उदाहरण CH2, ठीक है, डबल बॉन्ड से जुड़ा है CH2, ठीक है, प्लस H2PT, CH3 ए सिंगल बोर्ड CH3, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका मैं आपको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता हूँ क्योंकि ये IUPSC में पढ़ेंगे आप, नॉर्मल क्रिएचर टाइप है, ठीक है, तो आज नहीं बता रहा हूँ, इसको आज लेके बैठ गया ना तो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। फिलहाल आज के लिए तो नहीं, तो आज जिस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं वही चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कुछ ओवर एक्स्ट्रा नहीं थे देखने वाले हैं, नहीं तो सब बीरबल की खिचड़ी नहीं सुने हैं, वो खिचड़ी बन जाएगी। सॉरी। तो चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त ताप या दाब का उल्लेख तीर के चिन्ह के रूप में किया जाता है। तो दाब और ताप को तीर के चिन्ह के रूप में किया जाता है, तो उदाहरण भी दिया है, N2 गैस है प्लस H2 गैस है, जिससे अभिक्रिया करके NH3 बनाता है, तो जिसमें ये देखिए इसे केल्विन पे इतनी ताप दिया गया है, ठीक है, तापमान पे इसे गर्म किया गया था 223 से 273 केल्विन पे, और 200 वायुमंडलीय दाब भी इसमें लगा है, जिसके बाद ये उत्पाद
बना है रिएक्शन के बाद, ऐसी चीजें हैं। ठीक है, ये चौथा देखिए, अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थों की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए तनु या सांद्र पदार्थ के सूत्र से पूर्व या नीचे लिखा जाता है। उदाहरण, Fe सॉलिड होता है प्लस H2O एक्वा सॉल्यूशन होता है, ये तनु होता है। एक तनु और सांद्र होता है, तनु ये हल्का है, ठीक है, सांद्र गाढ़ा होता है, तो फेरस सल्फेट बनाता है ये, और फिर हाइड्रोजन को रिलीज करता है। तो इस इक्वेशन में तो रिएक्टेंट ये रिएक्ट करके ये उत्पाद बनाती है, प्लस ये गैस रिलीज करती है। तो ऐसा चीज है इसमें। और ये पांचवा देख लेते हैं, पांचवा क्या है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया को उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगाकर दर्शाया जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो होती है जो उत्पाद बनाती है, फिर उत्पाद से ही रिएक्टेंट जो रिएक्शन कराती हैं, जो अभिकारक होते हैं वो ही बन जाते हैं, उससे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। आइए छठवां देखिए, रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया की दर को व्यक्त करने हेतु इसके साथ दर नियतांक का मान लिख दिया जाता है, या तीर के ऊपर अभिक्रिया के प्रकार तीव्र मंद को लिख दिया जाता है। तो उनके दिए निकाल लिख दिए जाते हैं और फिर तीर के ऊपर अभिक्रिया के, इसमें कि आगे चलिए देखेंगे वो ये भी है कि इसमें तीव्र या मंद जो कि रिएक्शन होती है, जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, ये उत्पाद बना है, ये उत्पाद जो बना है वो तीव्र गति से बना है कि मंद गति से बना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि अचानक से रिएक्शन हो जाता है, कोई रिएक्शन धीरे धीरे करके घंटों लगा देती है तब जाके होता है। तो जो रिएक्शन में ज़्यादा समय लगता है उससे मंद कहा जाता है, और जो अचानक से जल्दी से हो जाती है समय नहीं लगता है, बस डालें फिर हिला दिए और एक उत्पाद तैयार हो गया, तो उसे ही हम तीव्र गति से होने वाली अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कितने प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। अभिक्रिया के कारण होने वाले रासायनिक परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, संयोजन या संकलन अभिक्रिया। तो ये संयोजन और संकलन अभिक्रिया क्या होता है, ये कई नामों से जाना जाता है कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, जैसे जैसे कई इसमें बुक में नहीं दिया होगा, इसमें संयोजन अभिक्रिया है तो संयोग होता है, नाम से आप लोग समझ लीजिए कि इसमें जो अभिकारक होते हैं वो संयोग करके उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए क्या है, संयोजन अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकर्मक परस्पर संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उदाहरण, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। बुझे हुए चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा चूना है वो जल से अभिक्रिया करके बहुत क्विकली रिएक्शन होता है, जिसे इसमें लिखा है ना कि तीव्रता से, तो तीव्र गति से होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसे बुझा चूना कहा जाता है, और इसमें बहुत बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलती है जब ये रिएक्शन होती है। तो यही है कि दो जो होता है अभिकर्मक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इसके बाद दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया वह है जिसमें एक अभिकारक टूटकर एक से अधिक उत्पाद बनाता है। अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, अतः ये अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। पहला, ऊष्मीय अपघटन, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा दो या अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मीय अपघटन करते हैं। तो जब ऊष्मीय अपघटन करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड
सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट जब उसमें अपघटन करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो इसमें ये होता है जब उष्मा देंगे तो ये दो चीज़ें बनती है। आइए तो देखते हैं इस अवक्रिया का प्रयोग विभिन्न उद्योगों जैसे सीमेंट उद्योग आदि में किया जाता है। तो ये सब किस में यूज़ किया जाता है वो भी आपको बता दिया गया है। तो दूसरा देखिए विद्युत अपघटन है, ठीक है। दूसरा है विद्युत अपघटन, वह अभिक्रिया जिसमें यौगिक के जलीय विलयन या गतिक अवस्था में विद्युत प्रवाहित करने पर ये दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन कहलाती है। इस प्रक्रम में धनायन कैनोड पर या तथा ऋणायन एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं। उदाहरण, जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। ये चीज़ें तो जिसे वाटर को विद्युत अपघटन करते हैं तो ये हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में बढ़ जाता है, जिससे हाइड्रोजन कैथोड हो जाता है और ऑक्सीजन एनोड हो जाता है, एनोड कैथोड। ठीक है। अब तीसरा जो बचता है वो प्रकाश अपघटन है। जब वियोजन अवक्रिया सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है तब यह प्रकाश अपघटन कहलाती है। ठीक है। जब वियोजन अवक्रिया सूर्य में, जैसे कि कोई वस्तु धूप में रखी है तो धूप में रखते रखते वो चीज़ें हो जाती हैं तो उसे सूर्य का प्रकाश अपघटन कहते हैं। उदाहरण जैसे AgCl, ठीक है, को सूर्य का प्रकाश देते हैं तो Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस बनाता है। ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया क्या आती है? तो तीसरी विस्थापन अभिक्रिया होती है वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिकों से कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को विस्थापित कर स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है। ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला, एकल विस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक सक्रिय तत्व अपेक्षाकृत कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो समझ में आया? नहीं समझ में आया? एकल विस्थापन अभिक्रिया में जैसे कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या अधिक सक्रिय तत्व अपेक्षाकृत कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक विलयन से स्थापित कर देता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसमें कि ये अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कम क्रियाशील तत्व है, और इसमें अधिक क्रियाशील तत्व उसके जो यौगिक को उस कम क्रियाशील तत्व के यौगिक को उससे स्थापित कर देता है। जिसमें कि ये जो ये तत्व है इसमें Cu कॉपर जो है ये कम क्रियाशील तत्व यौगिक है। जैसे कि ये अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कम क्रियाशील तत्व है, इसमें ये जो Cu है वो कॉपर है, इसको विस्थापित कर देगा और SO को अपने साथ मिला लेगा। वही होता है, फेरस सल्फेट बना लेता है। आयरन जो होता है वो आयरन सल्फेट बना लेता है, फिर कॉपर सल्फेट को में से कॉपर को अलग कर देता है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिकों को उससे अलग कर देता है। ये चीज़ है। द्विस्थापन अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, इनके द्विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें सोडियम बेरियम सल्फेट बना लेगा, सोडियम क्लोराइड बना लेगा, अपने तत्वों को इधर उधर से ट्रांसफर कर लेंगे। तो सोडियम सल्फेट में से सल्फेट गायब हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड में से बेरियम क्लोराइड गायब हो जाएगा, और सोडियम तो सोडियम क्लोराइड बना लेगा और बेरियम सल्फेट बना लेगा, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ठीक है, गैस का सफ़ेद अवक्षेप होता है बेरियम सल्फेट। आइए चौथा देखते हैं। सॉरी यार, थोड़ा ये ना ग्लीच कर चुका है, तब भी आई हो, रुकिए, इसको मैं ग्लीचिंग को दूर करने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट। नहीं यार, ये मज़ा नहीं दे रहा है। वही ठीक ना, तो ग्लीचिंग को दूर नहीं कर सकता हूँ। तो चौथा देख लीजिए, मैं सुना देता हूँ, आप लोग पढ़ लीजिएगा, माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, सॉरी से इसके लिए मैं पहले सॉरी मांग लेता हूँ। चौथा देखिए, उपचयन या ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया क्या होता है? तो पहला उपचयन, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का निष्कासन उपचयन ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसमें जो उपचयन होता है, उपचयन जो अभिक्रिया है, इसमें पहली चीज ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है।
ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन जो होता है वो ख़त्म होता है। तो उदाहरण देखिए, सोडियम और ऑक्सीजन जो है अपचयन अभिक्रिया करते हैं, तो सोडियम ऑक्सीजन इसमें सोडियम जो है ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन निष्कासन, तो इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन निष्कासन कहाँ से होगा? तो इसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का योग हो जाता है। तो दूसरा देखिए अपचयन अभिक्रिया, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का निष्कासन तथा हाइड्रोजन से योग अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो अपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन, ऑक्सीजन को निकाल देते हैं। जैसे कि उदाहरण में पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट में से ऑक्सीजन को निकाल दिया गया और पोटेशियम क्लोराइड ही बना, तो ऐसा चीज़ है। अब आइए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया, किसी अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है तो इस अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि इसमें दोनों हो, ऑक्सीजन भी जुड़े और हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीजन का ह्रास हो और हाइड्रोजन का निष्कासन, या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन हो या ऑक्सीजन का योग, तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे जेडीएनओ, ठीक है, और प्लस कार्बन है, तो इसमें अपचयन अभिक्रिया हो अपचयन हो रहा है, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है। तो जब रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है तो कार्बन के साथ अपचयन हो रहा है, अपचयन माने ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, तो हाइड्रोजन है ही नहीं, और ये जो ZNO है तो इसका अपचयन अभिक्रिया हो रहा है, तो कार्बन का उपचयन और ZNO जिंक का अपचयन हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो आइए नीचे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ ZNO उपचयित होकर ZNO में जिंक ऑक्साइड अपचयित होकर जिंक में तथा कार्बन उपचयित होकर कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड, ये इक्वेशन जो है ना ये संतुलित नहीं है, ठीक है। जब इस इक्वेशन को आप संतुलित कर लेंगे तो अलग हो जाएगा। तो इक्वेशन जब संतुलित होगा तो इस यहाँ 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा और यहाँ भी 2 आएगा, सब जगह चारों जगह 2 लग जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 2 लगाएंगे तो हाँ सही है, सब सही हो जाएगा, सही परफेक्ट, चारों जगह 2 लगाना है सिर्फ तो इक्वेशन संतुलित हो जाएगी। तो पांचवा देखिए, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया ऊष्मा परिवर्तन के साथ साथ संपन्न होती हैं। तो पहला ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो उदाहरण ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड करता है और इतना कैलोरी ऊर्जा मुक्त करता है। ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है क्योंकि इसमें ऊर्जा निर्मुक्त होती है, तो जिसमें ऊर्जा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। किसी इक्वेशन या फिर किसी जो रिएक्शन होती है, समझिए उत्पाद बनता है, उसमें ऊष्मा जो निकलती है उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि उसमें ऊष्मा का निष्कासन होता है जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का निष्कासन होता है उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, ये ऊष्मा वातावरण से अवशोषित की जाती है। तो जैसे कि नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, जब ये रिएक्ट करेंगे ना तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे, जिसमें कि ये 25 कैलोरी जो हो ऊर्जा वो वातावरण से लेंगे। जब ये वातावरण से लेंगे ना नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऊष्मा 45 कैलोरी, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ये देखिए इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्लस 45 कैलोरी ऊर्जा तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ऐसी चीज़ है, इसमें ऊर्जा ली जाती है, उसमें ऊर्जा बनती है, इसमें ऊर्जा का हनन होता है, मतलब ऊर्जा जो होती है वातावरण से ली जाती है। तो दैनिक जीवन में उपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रभाव, तो सॉरी थोड़ा गला बैठ रहा है क्योंकि ज़्यादा आज बोल दिया हूँ।
तो संचारण क्या होता है, तो ये चीज़ है संचारण में। तो दैनिक जीवन में जो अभिक्रिया होती है उसका प्रयोग कैसे होता है क्या नहीं, वो चीज़ें इसमें दी गई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो दैनिक जीवन से रिलेटेड संचारण क्या है, वो अभिक्रिया जिसमें धातु वायु की ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट होती जाती है, संचारण कहलाती है। उदाहरण लोहे पर जंग लगना, चांदी का उछड़ों पर काली परत का जमना आदि। यह कार, पुल, लोहे की रेल एवं जहाज आदि की बाहरी संरचना को यार माफ़ करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आ गया था, माफ़ करिएगा, जिसकी वजह से मुझे वीडियो रोकना पड़ा। तो आइए देख लेते हैं उदाहरण क्या है। लोहे पर जंग लगना, चांदी के आभूषणों पर काली परत का जमना आदि ये कारक पुल, लोहे की रेत मतलब रेल एवं जहाज आदि की बाहरी संरचना को ढांचे को संचालित कर देता है, विशेष रूप से लोहे से बनी सामग्री के ढांचे को। ठीक है, संक्षारण जो होता है वो आप देखेंगे कि हमेशा ये लोहे के जो होते हैं चीज़ों पे जंग लगते हैं। जैसे कि आप कोई वस्तु या फिर आपकी कोई चीज़ लोहे की बाहर रखी हो तो उस पर भूरा भूरा कलर का जम जाता है, जिसको छुड़ाने पे वो छूटता है, वही होता है संक्षारण। ठीक है, विकृत गंधिका क्या है, नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट है विकृत गंधिका। तो एक मिनट, ये कहाँ से आ गया तब तक। ठीक है, तो विकृत गंधिका क्या होता है, तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थों को अधिक लंबे समय तक रखने पर उसके स्वाद व गंध बदल जाता है, विकृत गंधिका कहलाती है। स्वाद खट्टा हो जाएगा, गंध थोड़ा बदबू देने लगेगा थोड़ा, तो ये होता है ना। तो वो ज़्यादा समय तक रखने पर ऐसा होता है, उसमें बैक्टीरिया होती है ना, तो बैक्टीरिया हो जाती हैं, ये सब चीज़ होती है जिसकी वजह से वो खाना खट्टा हो जाता है या फिर वो खराब हो जाता है। कभी जो दाल होती है उसको रखिएगा तो दाल फट जाती है, ये सब चीज़ें होता है, दाल में से बदबू आने लगती है या फिर खट्टी लगने लगती है दाल, ऐसा होता है वो ज़्यादा समय तक रखने पे। तो चलिए, यदि पके हुए खाद्य पदार्थ को कम ताप पर रखा जाए या उसमें अति ऑक्सीकारक, ठीक है, ऑक्सीकारक, उदाहरण BHA ब्यूटाइलिक हाइड्रोक्सी एनिसॉल। ठीक है, तो BHT दो चीज़ें होता है, BHA BHT। तो BHA क्या होता है, ब्यूटाइलिक हाइड्रोक्सी एनिसॉल होता है, और BHT क्या है, ब्यूटाइलिक हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन होता है। मिलाए या नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस के साथ पैक किया जाए तो विकृत गंधिका को रोका या कम किया जा सकता है। तो इन्हें ऐसी चीज़ों के साथ रखा जाए या फिर पॉलीथीन या फिर जिसमें कि गैस भरा जाता है, ये नाइट्रोजन गैस जैसी भरा जाता है, तो उससे ये चीज़ें खराब होने की संभावना लगभग कम हो जाती है। ऐसा नहीं कि ख़त्म हो जाती है, लिए कम हो जाती है, लेकिन ख़राब होती हैं। तो आई होप ये जो लेक्चर है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसमें चैप्टर से रिलेटेड सभी जो इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है वो सारी कवर कर ली है। तो अब नेक्स्ट जो लेक्चर होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो बहुविकल्पी प्रश्न होगा। ये बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें कि इसमें बहुविकल्पी प्रश्न माने जाते हैं MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये चीज़ होगा, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका मैं अच्छे से आपको डिटेल के साथ दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 1 नंबर 1 अंक वाले प्रश्न के साथ सेकेंड लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।